नमस्कार, कैसे हैं आप? फिक्र आपकी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं निशांत चतुर्वेदी। शुरुआत करते हैं फिक्र के फोकस से। फिक्र का फोकस दो बड़ी खबरों पर होगा। बेसिकली एक ऐसे कैरेक्टर्स पर है पहला फोकस जो ऐसा लग रहा था कि दुनिया को पीस के एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पर लेकर जाएंगे, लेकिन होता क्या है, ये पीस अब पीसेस में दिखाई दे रही है। ट्रंप और पुतिन की दोस्ती / दुश्मनी पर यह फोकस है। क्या दो सबसे शक्तिशाली नेताओं के बीच बढ़ता नया टकराव महायुद्ध करा सकता है? धमकियां क्यों दी जा रही हैं? वर्ल्ड वॉर की धमकी क्यों दी जा रही है? दूसरा फोकस बांग्लादेश पर होगा। वहां अल्पसंख्यक हिंदुओं के हत्यारे पर यूनुस की कृपा बरसी है। कट्टर जमाती अजरुल इस्लाम जेल से बाहर आ चुका है और जेल से छूटते ही उसने बांग्लादेश को इस्लामिक राष्ट्र बनाने का ऐलान कर दिया। इसके अलावा फिक्र आपकी में 2 वायरल वीडियोस के साथ उनकी पूरी कहानी। पहला वीडियो भारत के स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस का वायरल है। क्या भारत तेजस जेट में महाबली इंजन लगा सकता है? क्या है यह कावेरी प्रोजेक्ट जिसकी इतनी चर्चा हो रही है? दूसरा वायरल वीडियो अंधेरी सबवे का वायरल है। भीषण बारिश में आज फिर अंधेरी सबवे डूब गया। यह बुरा हाल पूरी मुंबई का है। तो क्या ऐसा मीठी नदी के सफाई घोटाले के कारण हुआ है? मुंबई की वार्षिक डुबकी का करप्शन वाला कनेक्शन हम जानने की कोशिश करेंगे। फिक्र की 2 फाइलें भी तैयार हैं। पहली फाइल है फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला की। दोनों पिता पुत्र पहलगाम पहुंचे। फारूक ने वहां पर गोल्फ खेला, वहां से देश के लोगों से भावुक अपील की, कहा कि भोलेनाथ आपका इंतजार कर रहे हैं, पर्यटक वापस आ जाएं। इसके अलावा दूसरी फाइल कोरोना की खुलेगी, वो भी इस सवाल के साथ कि पुरानी वैक्सीन क्या नए वेरिएंट पर भी असरदार है। एक्सपर्ट से इस सवाल का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, फिक्र की शुरुआत कर रहे हैं आज वर्ल्ड लीडर्स की दोस्ती और दुश्मनी वाली रियल पिक्चर से। वर्ल्ड ऑर्डर को प्रभावित करने वाली सुपरहिट कहानी में 2 प्रमुख किरदार हैं। एक हैं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और दूसरे हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जिनके बीच पहले जय वीरू वाली दोस्ती परवान चढ़ रही थी। दोनों एक दूसरे की तारीफों के पुल बांध रहे थे, दोनों एक दूसरे को स्ट्रांग लीडर्स बता रहे थे। रूस और अमेरिका में महंगे महंगे गिफ्ट का आदान प्रदान चल रहा था। यूक्रेन के राष्ट्रपति पूरी तरह से साइड ट्रैक हो गए थे। फिर अचानक से हालात बदल गए हैं और दोनों वर्ल्ड लीडर्स फिर से दुश्मनी के बंद बड़े चैप्टर को खोलने लगे हैं। ट्रंप ने पुतिन को धमकी देते हुए कहा कि आग से मत खेलो वरना जल जाओगे। तो जवाब में क्रेमलिन ने ट्रंप को वार्निंग दी है कि अमेरिका तीसरे विश्व युद्ध की आहट को ध्यान से सुने। यह चिंताजनक खबर है। यह चिंताजनक खबर इसलिए है क्योंकि इन दोनों से पूरी दुनिया को उम्मीदें थी और अब ऐसा लग रहा है ये दोनों एक नया दुश्मनी का चैप्टर लिखने वाले हैं। ना तो ये मिखाइल गोर्बाचेव है, ना जॉर्ज बुश, और ना ही ये येल्सिन है और बिल क्लिंटन। तो फिर ये क्या बनेंगे, ये देखने वाली बात है। ट्रंप और पुतिन के बीच शुरू हुई नई दुश्मनी को जानने के लिए पहले इनके बीच की दोस्ती को जानना होगा, जिसकी शुरुआत ट्रंप के दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बनने से पहले हो चुकी थी। ट्रंप अमेरिका में घूम घूम कर चुनाव प्रचार कर रहे थे। हर जगह वो एक ही बात बड़ी दमदारी से कह रहे थे कि जब वो अमेरिका के राष्ट्रपति बनेंगे तो यूक्रेन युद्ध को 24 घंटे में खत्म कर देंगे। ये एक कांस्टेंट था, ये एक अंडरस्टूड फैक्ट था कि ट्रंप आ रहे हैं तो युद्ध तो खत्म हो ही जाएगा यूक्रेन का। हाँ, मिडिल ईस्ट एक इशू है, ईरान एक इशू है, चाइना एक इशू है और अमेरिका की पॉलिसी चाइना की ओर ड्रिफ्ट करेगी, चाइना के खिलाफ ड्रिफ्ट करेगी, लेकिन यूक्रेन इज नो ब्रेनर, इजीली हो जाएगा। ट्रंप इस दावे के पीछे पुतिन से अपनी दोस्ती का हवाला दिया करते थे। फिर जनवरी में ट्रंप ने राष्ट्रपति पद की शपथ ली। तब से 24 घंटे तो छोड़िए, 4 महीने बीत चुके हैं। यूक्रेन युद्ध में शांति का श भी दुनिया को देखने को नहीं मिला है। उल्टे रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध सबसे भयंकर दौर में है। खासकर 21 मई से जब पुतिन ने कुर्स्क का दौरा किया, तब उनका चॉपर हेलीकॉप्टर हमले का शिकार होते होते बचा। फिर रूस ने 25-26 मई को जवाब में यूक्रेन पर मिसाइलों और ड्रोन से भयंकर हमले कर दिए। यूक्रेन के कई आम नागरिक अटैक में मारे गए और फिर यहीं से ट्रंप और पुतिन की तारीफें करते करते अचानक से उन पर बौखलाने लगे। आज हालात ये हैं कि आज पूरे रशिया में 300 ज्यादा ड्रोन और मिसाइल हमले हुए हैं, और वो भी ट्रंप के कुछ कहने के बाद। 26 मई को ट्रंप ने पुतिन के लिए कहा कि वो पागल हो चुके हैं, तो उसी दिन क्रेमलिन से जवाब आया कि ट्रंप भावना में बहकर बोल रहे हैं। फिर कल यानी 27 मई को ट्रंप ने कहा कि मैं नहीं होता तो रूस के साथ बुरा हाल होता और बहुत बुरा होता। तो क्रेमलिन ने फिर उन्हें जवाब दिया। दिमित्री मेदवेदेव ने कहा कि बुरी तो एक ही चीज हो सकती है और वो है तीसरा विश्व युद्ध।
ट्रंप ने कहा कि पुतिन अब आग से खेल रहे हैं, तो मेदवेदेव ने उन्हें जवाब देते हुए कहा कि ट्रंप तीसरे विश्व युद्ध के खतरे को नहीं समझ रहे हैं। लेकिन ट्रंप इतने पर ही नहीं रुके, बोले पुतिन को एहसास नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं। तो रूस ने उन्हें जवाब दिया कि पूरा यूक्रेन अब बफर जोन बनकर रहेगा। युद्ध में वैसे तो बफर जोन का मतलब होता है कि बॉर्डर पर तनाव को कम करना, बातचीत और समाधान की संभावना का बढ़ जाना। बफर जोन उस जोन को कहा जाता है जिसमें दोनों फोर्सेस कोई भी एक्शन नहीं लेती हैं। वो एक सेफ्टी जोन के तौर पर कहलाता है। लेकिन रूस ने जिस तल्ख अंदाज में यूक्रेन को बफर जोन बनाने की बात कह डाली है, जानकार उसका मतलब यह निकाल रहे हैं कि रूस पूरे यूक्रेन को ही अब अपना क्षेत्र घोषित करना चाहता है। और रूस ने यह तेवर ट्रंप की लगातार मिल रही धमकियों के बाद दिखाए। कुल मिलाकर देखें तो ट्रंप जिस पुतिन को फ्लावर समझ रहे थे, वो असल में फायर निकले और उन्होंने ट्रंप को मैसेज दे दिया है कि चाहे जो हो जाए वो कीव फतेह करके रुकने वाले नहीं। कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो यहां पर बहुत सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशंस हैं। जियोपॉलिटिक्स पूरी तरीके से धरी की धरी रह गई है। ट्रंप के पहले 100 दिन और अब 4 महीने फेलियर के तौर पर दिखाई दे रहे हैं। यहां पर हमें यह भी देखना चाहिए कि पुतिन को लेकर ट्रंप के विचारों में यह परिवर्तन कैसे हुआ। 23 जनवरी को ट्रंप ने कहा था कि पुतिन के साथ उनके बहुत अच्छे संबंध हैं। रूस यूक्रेन युद्ध में विराम का समय आ चुका है। 19 मई को ट्रंप ने कहा था कि उनकी पुतिन से बात हुई है, शुभ समाचार जल्द मिलेगा। लेकिन फिर इसके बाद 26 मई को इन्हीं ट्रंप ने पुतिन को पागल तक करार दे दिया और 27 मई को कह दिया कि पुतिन आग से खेल रहे हैं। वैसे पुतिन आग से खेल रहे हैं या अमेरिका से खेल रहे हैं, या फिर ट्रंप पुतिन को ठीक से पढ़ नहीं पा रहे हैं, या फिर हमेशा की तरह ट्रंप बड़बोलेपन का शिकार हो चुके हैं और ट्रंप को पुतिन अच्छी तरह से पहचान गए हैं, ये डिकोड करना होगा। क्योंकि आप देखिए कि ट्रंप ने राष्ट्रपति बनने के बाद पुतिन से मुलाकात की कई बार कोशिशें की हैं। 3 बार पुतिन को मिलने का प्रस्ताव भेजा है। रूस की तरफ से एक बार भी उनका प्रस्ताव स्वीकार नहीं हुआ है। ट्रंप ने कहा कि वो पुतिन से सऊदी अरब में जाकर मिलेंगे, लेकिन रूस ने हालात का हवाला देकर मुलाकात को टाल दिया। वहीं सीज फायर की बातचीत में भी पुतिन डायरेक्ट शामिल नहीं हुए और यूक्रेन युद्ध में शांति की उम्मीद पाले ट्रंप अब गुस्से से लाल पीले हुए जा रहे हैं। वो पुतिन पर रह रहकर परस रहे हैं। जो जानकार हैं वो कह रहे हैं कि अमेरिका के डबल स्टैंडर्ड्स आर आउट एंड ओपन, यानी सबके सामने हैं। ट्रंप एक तरफ तो रूस से शांति वार्ता चाहते हैं, पुतिन को शांति की टेबल पर बैठाना चाहते हैं, तो दूसरी ओर बैकडोर से यूक्रेन को घातक हथियारों से लैस कर रहे हैं, अपने सैटेलाइट से इंटेल दे रहे हैं। इसी से जुड़ी बड़ी खबर यह है कि रूस पर नेटो की मिसाइलों से हमले को इजाजत मिल चुकी है। जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस और फाइनली अमेरिकी मिसाइलों और ड्रोन से रूस पर हमले की मंजूरी दी जा चुकी है। यानी कि लॉन्ग रेंज मिसाइलें अब रूस के अंदर हमला कर सकती है नेटो की, जो कि पहले नहीं अलाउड था। यूक्रेन अब स्टॉर्म शैडो और स्कैल्प मिसाइलों से रूस पर हमला कर सकता है। यूक्रेन को पहले सिर्फ क्रीमिया तक ही पश्चिम के हथियारों के इस्तेमाल की मंजूरी थी, लेकिन जर्मन चांसलर का दावा है कि अब रूस पर हमलों को लेकर कोई बाध्यता नहीं है। रूस के अंदर 600 किलोमीटर तक घुसकर पश्चिमी मिसाइलों से अटैक संभव है। अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस के इस संयुक्त फैसले का असर वॉर जोन में भी देखने को मिल रहा है। आज ही यूक्रेन ने मॉस्को समेत रूस के 13 से ज्यादा प्रांतों पर 300 से ज्यादा ड्रोन अटैक किए हैं। 300 से ज्यादा 24 घंटे में ड्रोन अटैक। रूस ने 24 घंटे में 296 यूक्रेनी ड्रोन मार गिराने का दावा किया। 24 घंटे में मॉस्को में 42, ब्रियांस्क में 59 ड्रोन मार गिराने का दावा किया गया। ड्रोन हमलों की वजह से मॉस्को के 2 एयरपोर्ट बंद करने पड़े हैं। मॉस्को में रूस के क्रूज और ड्रोन डेवलपमेंट प्लांट पर ड्रोन से हमला हुआ है। रूस ने 100 घंटे में यूक्रेन ने 100 घंटे में रूस पर 1300 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइलों से अटैक किया है। सोचिए, क्या यह हालात शांति वाले लग रहे हैं? जानकारों को लग रहा है कि रूस यूक्रेन के बीच युद्ध पुरानी बात हो चुकी है और ट्रंप पुतिन की नई दुश्मनी महाविनाश ला सकती है। चिंताजनक बात यह है कि अभी इस वक्त जानकार कह रहे हैं कि यूक्रेन में हथियार चलाने वाले लोग भी नहीं हैं, वो भी अब सिर्फ नेटो के हैं, ऑफिशियल या अनऑफिशियल मर्सनरीज। ट्रंप यूक्रेन युद्ध में शांति लाने से कोसों दूर दिख रहे हैं और वो अपने अजीब से फैसलों से अमेरिका में
आने वाले विदेशी छात्रों के लिए भी नई मुश्किलें खड़ी करते जा रहे हैं। अमेरिका ने तत्काल प्रभाव से दुनिया भर में अपने सभी वाणिज्य दूतावासों को स्टूडेंट वीजा पर रोक लगाने का निर्देश जारी कर दिया है। इस तरह के फैसले लागू करने के पीछे राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला दिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि स्टूडेंट वीजा आवेदकों का पहले बैकग्राउंड चेक होगा। बीते 5 वर्ष के दौरान के उनके सोशल मीडिया अकाउंट चेक किए जाएंगे। वो किसे फॉलो करते हैं, मीडिया पोस्ट क्या करते हैं, उनका राजनीतिक और भावनात्मक झुकाव किस ओर है, उनके सांस्कृतिक विचारों की भी पड़ताल की जाएगी। इसके बाद जाकर वीजा जारी करने पर सोचा जाएगा। लेकिन अब इस फैसले का भारतीय छात्रों पर क्या असर पड़ सकता है, ये जानना होगा, क्योंकि भारत से हर वर्ष लगभग 2 लाख छात्र अमेरिका में उच्च शिक्षा के लिए जाते हैं। होल्ड करिएगा इसको यहां पर। 2023 और 24 में भारत के करीब 3,31,000 स्टूडेंट्स अमेरिका में थे, जो कि उससे पहले वाले साल की अपेक्षा में 23% ज्यादा थे और हमने चाइना को बीट कर दिया। ऐसे में वीजा की प्रक्रिया में उन्हें देरी का सामना करना पड़ सकता है। सोशल मीडिया पर की गई कई पुरानी पोस्ट, राजनीतिक स्टैंड, व्यंग्यात्मक टिप्पणियां या फिर आपत्तिजनक सामग्रियां वीजा खारिज होने का कारण बन सकती है। छात्रों और उनके परिवारों में मानसिक तनाव हो सकता है, खासकर जब वीजा मंजूरी पर अनिश्चितता बनी रहे। ऐसे में भारतीय छात्र अमेरिका के बजाय अन्य देशों का रुख कर सकते हैं, जैसे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या फिर ब्रिटेन या फिर सिंगापुर, जहां फिलहाल विदेशी छात्रों को लेकर और अधिक सहज और अनुकूल नीतियां अपनाई जा रही हैं। इसीलिए ट्रंप को समझना होगा कि ऐसे फैसलों से विदेशी छात्रों का उतना घाटा नहीं होगा जितना कि अमेरिका का हो रहा है। खासकर कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने एकाएक फ्लड गेट्स ओपन कर दिए इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। अब चलते हैं बांग्लादेश, जहां आर्मी की नाराजगी झेल रहे मोहम्मद यूनुस ने अपनी कट्टरता का नया कारनामा दिखाया है। लगता है कि शांति का नोबेल हासिल करने वाले यूनुस खूंखार कैदियों की रिहाई का रिकॉर्ड अपने नाम करवाना चाहते हैं। अबाउट टर्न है उनकी पोजीशंस में। इसीलिए बांग्लादेश में बाकायदा कोर्ट की कानूनी मोहर के साथ ऐसे गुनहगारों को आजादी दिलवाई जा रही है। उनके फैक्ट्स देखते हैं जरा। लेटेस्ट साक्ष्य है ये तस्वीर। वीडियो में दिख रहे इस शख्स का पूरा नाम है ATM अजरुल इस्लाम। अजरुल ना तो कोई नेता है ना अभिनेता है, बल्कि वो 1000 से ज्यादा लोगों का कातिल है, बलात्कारी है, लुटेरा है। उसके जुर्म की फाइल बहुत लंबी है। हम उसके एक एक गुनाह का हिसाब बताएंगे, लेकिन रिहाई के बाद जिस तरह उसका स्वागत सत्कार हुआ है, जिस अंदाज में वो बाहर निकला है, वो कई सवाल खड़े करता है। मोहम्मद यूनुस ने ऐसे दरिंदे को छुड़वा दिया है जिसे फांसी की सजा हुई थी। इस क्रूर अपराधी के छूटने पर बांग्लादेश में लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। वो सड़कों पर उतर आए हैं। फैसले का विरोध जताया जा रहा है। विरोध की ये ऐसी आग है जिसमें यूनुस झुलस भी सकते हैं। हम आपको वो आवाज भी सुनाएंगे, लेकिन पहले ये देख लेते हैं कि यूनुस के बांग्लादेश में हत्यारों और बलात्कारियों का वेलकम कैसे होता है। पहली तस्वीर देखिए। रिहाई के बाद अजरुल इस्लाम का वेलकम करने के लिए सैकड़ों लोगों का इंतजाम किया गया था। अजरुल भी हाथ उठाकर ऐसे अभिवादन कर रहा था जैसे बांग्लादेश का नाम रोशन करके आ रहा हो। हद तो तब हो गई जब उसे गुलदस्ता देकर सम्मानित किया गया। जेल से बाहर आया है ये। कुछ लोग इस पल को अपने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर रहे थे, तो कुछ लोग विक्ट्री का साइन दिखा रहे थे। एक वीडियो सबूत और देखिए। यूनुस कट्टरपंथियों का कितना ख्याल रखते हैं, आप खुद समझ लीजिए। अजरुल को कोई तकलीफ ना हो, इसलिए लग्जरी गाड़ी की व्यवस्था की गई, वो भी ओपन रूफ के साथ। विक्ट्री लैप चल रहा है इसका। उसने पूरे लाव लश्कर के साथ गाड़ी में सवार होकर अपनी आज़ादी का जुलूस निकाला। चैंपियन की तरह हाथ उठाकर समर्थकों का अभिवादन किया। बीच बीच में चाहने वालों से हाथ भी मिलाया। इस पल को भी कैमरे में रिकॉर्ड किया गया। हैरानी की बात यह है कि उसे सरकारी सुरक्षा मिली हुई है। यूनुस राज में बांग्लादेश का कैसा चरित्र हो गया है, यह आप इन 2 तस्वीरों से भली भांति समझ सकते हैं। वहां नरसंहार करने वालों को उसी तरह VIP ट्रीटमेंट मिलने लगा है जैसे पाकिस्तान में आतंकियों को। वहां कातिल को हीरो की तरह पेश किया गया है। और अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस खामोश है, देख रहे हैं, फैसिलिटेट कर रहे हैं। तो क्या ये मान लिया जाए कि बांग्लादेश कट्टरपंथ की राह पर बढ़ गया है? मानना क्या है, कंफर्म है। क्या कुर्सी बचाने के लिए मोहम्मद यूनुस आतंकियों के आगे सरेंडर कर चुके हैं? ये भी रॉकेट साइंस नहीं है, कंफर्म है। ये हम क्यों कह रहे हैं? अपने स्वागत और रैली के बाद अजरुल इस्लाम ने जो भाषण दिया वो देखिए। उसके शब्दों में बांग्लादेश के कट्टरपंथी भविष्य का संकेत साफ दिख रहा है। अजरुल ने कहा कि बांग्लादेश में इस्लामिक समाज तैयार करना है। सब अगर एक हो जाएं तो फिर हमें कोई नहीं रोक सकता। जन्नत पाने का एक ही रास्ता है,
यहीं पर शहादत देनी पड़ेगी। सबको एक दिन मरना है, मौत से हम भाग नहीं सकते हैं। यानी अजरुल इस्लाम जेल से बाहर आते ही बांग्लादेश को इस्लामिक राष्ट्र बनाने का आह्वान कर रहा है। यूनुस के कट्टरपंथ और जुर्म से उनकी दोस्ती को एक्सपोज करते हुए अजरुल को आज आपको सुनना चाहिए। हालांकि हम चाहते तो नहीं है, लेकिन सुनिए जरूर। बांग्लादेश में बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो अंतरिम सरकार से नाराज हैं। वो एटीएम अजरुल इस्लाम को आज भी दहशतगर्दी मानते हैं। उसे आज भी 1971 का मुजरिम माना जाता है। उसे मातृभूमि का दुश्मन समझा जाता है। इसीलिए जब उसकी रिहाई हुई तो लोग भड़क गए। उनका कहना है कि बांग्लादेश में यह सब स्वीकार नहीं किया जाएगा, लेकिन उनको सुनेगा कौन? सोचिए जरा। देखिए, अब सवाल है कि जिस अजरुल इस्लाम को लेकर बांग्लादेश में लोगों ने क्रांति का बिगुल फूंक दिया था, वो है कौन? 1971 के नरसंहार से उसका क्या लेना देना? इसे समझने के लिए इतिहास के पन्ने भी पलटने होंगे। अजरुल इस्लाम को मानवता के खिलाफ अपराध के लिए दोषी ठहराया गया था, जिसमें बांग्लादेश के 1971 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान बलात्कार, हत्या और नरसंहार के गुनाह शामिल हैं। उसे 1000, ठीक सुना आपने, 1256 लोगों की हत्या, 13 महिलाओं के रेप का दोषी माना गया था, जिनमें ज्यादातर हिंदू थे। इसी जुर्म में उसे 2014 में इंटरनेशनल क्राइम ट्राइब्यूनल ने मौत की सजा सुनाई थी। 2019 में बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट ने भी उसकी सजा बरकरार रखी। बाद में पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई और अब उसी सुप्रीम कोर्ट ने उसे रिहा कर दिया है। 1971 के मुक्ति संग्राम में बांग्लादेश की आजादी के लिए लड़ रही मुक्ति वाहिनी के खिलाफ पाकिस्तानी सेना ने अल बद्र नाम का एक सैन्य समूह बनाया था। इसके ज्यादातर सदस्य जमात-ए इस्लामी से आते थे। अल बद्र ने पाकिस्तानी सेना की शह पर पूरे बांग्लादेश में नरसंहार किया था। जमात का नेता अजरुल इस्लाम इसी अल बद्र का कमांडर था। मुक्ति संग्राम में अजरुल इस्लाम ने पाकिस्तानी सेना के साथ मिलकर रंगपुर क्षेत्र में अत्याचार की सारी हदें पार कर दी। मार्च 1971 में पाकिस्तानी सेना ने ऑपरेशन सर्चलाइट चलाया, जिसमें ढाका विश्वविद्यालय को टारगेट किया गया था। इसके बाद कई हिंदू बस्तियों में हमले हुए, हजारों नागरिकों की हत्या की गई, जिसमें अजरुल इस्लाम जैसे आतंकियों ने पाकिस्तानी सेना का साथ देते हुए नरसंहार किया। यानी जमात से जुड़ा अजरुल इस्लाम बांग्लादेश की स्वतंत्रता का विरोधी था। उसने पाकिस्तान के साथ मिलकर अपने मुल्क से गद्दारी की थी। यह संगठन पहले भी पाकिस्तान प्रेमी गैंग था। आज भी इसकी फितरत यही है। फिक्र की बात यह है कि नोबेल पीस प्राइज विनर मोहम्मद यूनुस और उनकी सरकार को बांग्लादेश का जमात-ए इस्लामी संगठन समर्थन कर रहा है। एक तरह वो जमात के रिमोट से चल रहा है। यूनुस का कट्टरपंथियों के लिए जो प्रेम है, उनके शपथ लेने के साथ ही दिखने लगा था। पिछले साल अगस्त में शपथ लेने के कुछ ही दिन बाद मोहम्मद यूनुस ने अल कायदा से जुड़े अंसरुल्लाह बांग्ला टीम के आतंकी जशीमुद्दीन को रिहा किया था। इसके अलावा अगस्त 2024 में ही कट्टरपंथी संगठन जमात-ए इस्लामी से बैन हटाया गया था। फिक्र के लेंस से देखें तो बांग्लादेश में पाकिस्तान वाली भाषा जरूर बोली जा रही है। यहाँ के जमाती और कट्टरपंथी इस्लामिक घोषणा जरूर कर रहे हैं, लेकिन बांग्लादेश भाषा के आधार पर पाकिस्तान से बहुत अलग और अलग हुआ भी था। बांग्लादेश की आजादी की बुनियाद बांग्ला राष्ट्रवाद था। बांग्लादेश जब बना तो उसने बांग्ला राष्ट्रवाद और सेकुलर गणतंत्र को अपनाया था। बांग्लादेश के संविधान के अनुच्छेद 2 के अनुसार इस्लाम वहां राजकीय धर्म है। साथ ही अनुच्छेद 12 में कहा गया है कि बांग्लादेश धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और दूसरे धर्म के लोगों को भी बराबर का अधिकार हासिल है। लेकिन पिछले कुछ महीनों से यह अधिकार सिर्फ और सिर्फ अजरुल इस्लाम जैसे आतंकियों के पास शिफ्ट हो चुके हैं। और फिक्र में बात करते हैं देश में जेट इंजन वाले राष्ट्रवाद की। भारत में कावेरी इंजन को जल्द से जल्द बनाने की मांग उठ रही है। ये वो इंजन है जिसका इस्तेमाल फाइटर जेट्स और ड्रोन्स में किया जाएगा। आज हम भारत में जेट इंजन पर फिक्र की कई फाइल्स खोलेंगे, लेकिन पहले इन तस्वीरों को देखिए, ध्यान से देखिए। आपने पिछले 2 दिनों में सोशल मीडिया पर इस तरह के पोस्ट और तस्वीरें देखे होंगी। फेसबुक से लेकर इंस्टाग्राम और एक्स पर लाखों लोगों ने इस तरह के पोस्ट किए होंगे। सोशल मीडिया पर पिछले 2 दिनों से हैशटैग फंड कावेरी इंजन ट्रेंड कर रहा है।
सोशल मीडिया पर जेट इंजन वाला ये वो राष्ट्रवाद है जिसे लोग लगातार शेयर कर रहे हैं। कुछ ऐसी पोस्ट वायरल है, लोग लिख रहे हैं कि नहीं चाहिए फ्री में राशन, शुरू करो कावेरी इंजन। इसके अलावा एक पोस्ट में लिखा गया है, बढ़ाओ टोल या जीएसटी, कावेरी इंजन में लाओ तेजी। ऐसे लोगों के लिए अच्छी खबर यह है कि रूस में कावेरी इंजन का ट्रायल चल रहा है और सिर्फ 25 घंटे का ट्रायल बाकी रह गया है। रूस में इसका ट्रायल इसलिए हो रहा है क्योंकि वहां जेट इंजन के ट्रायल के लिए उचित एल्टीट्यूड आसानी से मिल जाता है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर अचानक कावेरी इंजन क्यों ट्रेंड करने लगा। इसकी बड़ी वजह है ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय वायु शक्ति का शौर्य। इस ऑपरेशन में देश और दुनिया ने भारत के फाइटर जेट्स और ड्रोन्स की ताकत देखी। इस वायु शक्ति ने पाकिस्तान में 100 किलोमीटर अंदर तक घुसकर न सिर्फ आतंकी ठिकाने उड़ाए बल्कि पाकिस्तान के 11 एयरबेस को काफी नुकसान पहुंचाया। भारत ने इस ऑपरेशन से पहलगाम आतंकी हमले का बदला जरूर ले लिया, लेकिन देश में लाखों लोगों को एहसास हुआ कि भारत आजादी के 78 वर्ष बाद भी आज तक अपना खुद का जेट इंजन नहीं बना पाया। लोग यही सवाल करते नजर आए, भारत आज तक अपना खुद का जेट इंजन क्यों नहीं बना पाया? भारत के कावेरी इंजन प्रोजेक्ट में देरी क्यों हुई? क्यों कावेरी इंजन प्रोजेक्ट वर्षों से अटका हुआ है? लेकिन आज आपको कावेरी इंजन प्रोजेक्ट की पूरी कहानी बताएंगे और यह भी समझाएंगे कि आखिर क्यों यह प्रोजेक्ट आज तक पूरा नहीं हो पाया। कावेरी इंजन प्रोजेक्ट पर हमने फिक्र की एक प्रश्नोत्तरी तैयार की है जिसमें आपको सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। इससे जुड़ा पहला प्रश्न यह कि आखिर कावेरी इंजन है क्या? इसका उत्तर है, यह भारत का एक स्वदेशी टर्बोफैन जेट इंजन जिसे डीआरडीओ बना रहा है। अगला प्रश्न है, इस प्रोजेक्ट की शुरुआत कब हुई? अब इसका उत्तर है वर्ष 1989 में भारत सरकार ने इसके लिए 382 करोड़ 21 लाख रुपए का बजट स्वीकृत किया था। इस प्रोजेक्ट का लक्ष्य था 81 से 83 किलो न्यूटन के थर्स्ट वाला टर्बोफैन इंजन विकसित करना। यह प्रश्न भी स्वाभाविक है कि कावेरी इंजन का इस्तेमाल किस में होगा? तो इसका उत्तर है, इसके लिए इसे हल्के फाइटर जेट और लंबी दूरी के ड्रोन्स में इस्तेमाल किया जा सकता है। अब सबसे अहम प्रश्न, कावेरी इंजन प्रोजेक्ट क्यों अटका? तो प्रोजेक्ट में देरी की 3 मुख्य वजह है। पहली वजह, वर्ष 1998 में परमाणु परीक्षण के बाद पश्चिमी देशों ने कई प्रतिबंध सैंक्शंस लगा दिए जिससे भारत को जरूरी उपकरण नहीं मिल सके। इसके अलावा वर्ष 2004 में यह हाई एल्टीट्यूड टेस्ट में फेल हो गया। साथ ही इसके इंजन का वजन ज्यादा था और इसे पर्याप्त थ्रस्ट फोर्स नहीं मिल सका। प्रश्नोत्तरी का अगला प्रश्न है कि इस प्रोजेक्ट पर कितना खर्च हो चुका है? तो इसका उत्तर है 30,000 करोड़ रुपए का खर्च हो चुका है। इस प्रोजेक्ट पर लेटेस्ट अपडेट यह है कि रूस में कावेरी इंजन के ट्रायल चल रहे हैं। सिर्फ 25 घंटे का परीक्षण बाकी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर के बाद ही कावेरी इंजन की मांग उठ रही है। इस प्रोजेक्ट पर पहले से काम होता आया। वर्ष 2021 में केंद्र सरकार ने राज्यसभा में इस पर जवाब भी दिया था। तत्कालीन रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने बताया, डीआरडीओ ने 9 फुल प्रोटोटाइप और 4 कोर इंजन बनाए। 3217 घंटों का परीक्षण किया जा चुका है। इसके इंजन के हाई एल्टीट्यूड टेस्ट हुए हैं। इसका फ्लाइंग टेस्ट बेड ट्रायल हो चुका है और अब रूस में इसका फाइनल ट्रायल हो रहा है और जल्द ही इस प्रोजेक्ट पर शुभ समाचार मिल सकता है। लेकिन आज आपको कावेरी इंजन की पूरी कहानी को जरूर जानना चाहिए, जो देश की सामरिक शक्ति का भी इंजन बन सकता है और इसके लिए देश के करोड़ों लोगों में कावेरी इंजन वाला राष्ट्रवाद उठा है। शायद आपको यह जानकारी नहीं होगी कि दुनिया में देश तो 193 हैं, लेकिन फाइटर जेट का इंजन पूरे विश्व में सिर्फ 4 देश बनाते हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस। जबकि चीन रिवर्स इंजीनियरिंग यानी नकल से जेट इंजन बनाता है और लड़ाकू विमानों के लिए जेट इंजन रूस से भी लेता है। अब कावेरी इंजन के सफल ट्रायल के बाद भारत भी अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस के साथ जेट इंजन वाले एलीट क्लब में शामिल हो जाएगा। आप भी कावेरी इंजन पर गूंजे राष्ट्रवाद वाली ये न्यूज रील जरूर देखें। स्वदेशी फाइटर जेट इंजन बनाने का सपना धीरे धीरे वास्तविकता में तब्दील हो रहा है। हम सीधी तस्वीर आपको कावेरी इंजन की दिखा रहे हैं, जिसको कि यूएवी में प्लेस किया जाएगा और ड्राई कावेरी इंजन के इन फ्लाइट परीक्षण के लिए एफटीवी आपको बता दूं कि उसको लगाया जाएगा और उसके बाद इसके तमाम तरह के जो टेस्ट है वो किए जाएंगे। भारत में जहाँ तक हमारी डिफेंस प्रोडक्शन है, सबसे बड़ी कमज़ोरी अभी तक इंजन की ही रही है। अब इस कावेरी इंजन के साथ एक बार जब ये ट्रायल कंप्लीट हो जाएगी
तो ये जो हमारा भारत का AMCA प्रोग्राम है, उस एयरक्राफ्ट में 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है भारत का, उसमें लगेगा। अब जाके भारत की डेवलपमेंट R&D में मुझे लगता है काफ़ी हद तक आगे जा चुकी है, और एक बार अगर ये कावेरी इंजन सक्सेसफुल हो जाएगा तो मुझे लगता है कि भारत की लीडिंग जो फाइटर जेट एयरक्राफ्ट में वन ऑफ द लीडिंग नेशन बन जाएंगे। रूस में जाके ये हाई एल्टीट्यूड टेस्टिंग होगी, उनका IL-76 एक मॉडिफाई किया गया है और वहाँ पर इसकी टेस्टिंग होगी। जब भी स्लॉट मिलता है ये टेस्टिंग का 25 घंटे रहते हैं, और मेरे ख्याल से 1-2 महीने के अंदर ये भी इसकी भी टेस्टिंग पूरी हो जाएगी। तो जब ये सक्सेसफुल, अगर ये सक्सेसफुल हो गया और इसकी कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो गई, तब मैं समझता हूँ ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी तरक्की की बात है। मेरी कई फॉर्मर एयर मार्शल्स और एयर वाइस मार्शल से बातचीत हुई है। उन सबका यह कहना है कि हमारा जो LCA तेजस है उसमें GE का इंजन लगता है, और GE जब चाहता है अपनी मनमानी करता है, अपने टर्म्स और कंडीशंस डिक्टेट करता है, और अमेरिका अक्सर ऐसा करता है। ऐसे में भारत के लिए जरूरी हो गया है उस एपिसोड को याद करना जब हमको क्रायोजेनिक इंजन नहीं दिया जा रहा था, लेकिन फिर भी हमारे इसरो ने कमाल कर दिया। तो अब जेट इंजन को लेकर भी भारत कावेरी कर रहा है, और बहुत जल्द कामयाबी मिलेगी। वैसे आज फिक्र के कई फैंस ये सोच रहे होंगे कि भारत के पास फाइटर जेट तो बहुत है, स्वदेशी फाइटर जेट भी है, तो स्वदेशी इंजन वाली कमी आज भी हमें क्यों चुभती है, उसे समझते हैं। भारत के पास मिग और सुखोई जैसे फाइटर जेट हैं जो रूस से आए। भारतीय वायुसेना के पास मिराज और रफेल जैसे जबरदस्त लड़ाकू विमान हैं जो फ्रांस से हैं। इसके अलावा भारत के पास 2 स्वदेशी फाइटर जेट हैं जिनका नाम है लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस और तेजस मार्क 1। लेकिन दोनों ही विमानों में जो इंजन लगा है वो अमेरिका का है, जिसका नाम जनरल इलेक्ट्रिक है। मतलब अब तक ये होता रहा है कि अमेरिका या रूस जैसे देश हमें फाइटर जेट का इंजन तो दे देते हैं, लेकिन वो तकनीक नहीं देते हैं जिससे हम अपना इंजन बना सकें। लेकिन अच्छी बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी के जून 2023 के अमेरिकी दौरे पर इस पर सहमति बन गई थी। अब भारत अमेरिका मिलकर जेट इंजन बनाएंगे और अमेरिका 80% तकनीक भी ट्रांसफर करेगा, जबकि 20% तकनीक उसी के पास रहेगी। इसीलिए अब डिमांड हो रही है कि जब DRDO जैसा काबिल रिसर्च इंस्टीट्यूट है तो उसे फंड दिया जाए, इंजन बनाने की तकनीक का एक्सेस दिया जाए, जिससे स्वदेशी जेट इंजन भारत में ही तैयार किया जाए। फिक्र में आगे बढ़ते हैं, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं तेजी से 9 बड़ी खबरें तुरंत अपडेट हो जाइए। आइए देखते हैं आज किसानों के लिए मोदी कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है। MSP के लिए 2,07,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। उत्पादन लागत पर 50% लाभ सुनिश्चित किया जाएगा। दलहन, तिलहन, कपास का समर्थन मूल्य बढ़ाने का फैसला किया गया है। किसानों को लोन पर ब्याज में छूट को भी मंजूरी दे दी गई है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद इंडियन आर्मी एक बड़ा युद्ध अभ्यास मंगोलिया के साथ करने जा रही है। इस बार प्रैक्टिस में भारतीय थल सेना की अरुणाचल स्काउट हिस्सा लेने मंगोलिया जाएगी। यह ड्रिल 31 मई से शुरू होकर 13 जून तक चलेगी। इस अभ्यास का नाम नोमैडिक एलिफेंट रखा गया है। नोमैडिक एलिफेंट इसका मतलब है मतवाला हाथी, यानी हम एक ही जगह नहीं कहीं भी घुसकर दुश्मन पर हमला कर सकते हैं। पाकिस्तान से लगे राज्यों में कल यानी गुरुवार की शाम को मॉक ड्रिल होगी। इनमें जम्मू कश्मीर, गुजरात, हरियाणा और राजस्थान शामिल हैं। वहीं पंजाब में 3 जून को ड्रिल होगी। इस दौरान लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है। इससे पहले 7 मई को देश के 244 जिलों में मॉक ड्रिल हुई थी। इसमें नागरिकों को हमले के दौरान युद्ध से बचने की ट्रेनिंग दी गई थी। और नेवी ने कल कोलकाता में नई स्वदेशी टग बोट सबल को लॉन्च कर दिया है। इस टग बोट का काम बड़े जहाजों को बंदरगाहों पर सुरक्षित लाना, ले जाना और एक पतले इलाकों में उन्हें घुमाने में मदद करना है। ये बोट 25 टन तक के बाहरी जहाज को खींच सकती है। इसे खराब मौसम और ऊंची लहरों में भी काम करने लायक बनाया गया है। युद्ध के समय ये बोट नेवी की ऑपरेशन क्षमता को बढ़ाने और आपात कार्यों में काम आएगी। कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित बयान देने वाले मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत बरकरार रहेगी। SIT को जांच के लिए कोर्ट से और वक्त मिल गया है। अब जुलाई के तीसरे हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। अब तक विजय शाह की गिरफ्तारी पर रोक जारी रही। हरियाणा के एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद की अंतरिम जमानत सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ा दी है। साथ ही SIT की जांच इस मामले में दर्ज 2 FIR तक ही सीमित रहेगी। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि प्रोफेसर की अभिव्यक्ति की आजादी में कोई बाधा नहीं है, लेकिन वो इस केस से जुड़े मुद्दे पर पोस्ट नहीं लिखेंगे। प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद ने ऑपरेशन सिंदूर पर ऑनलाइन पोस्ट लिखी थी। मणिपुर में सरकार
बनाने की हलचल तेज हो गई है। बीजेपी नेता राधेश्याम सिंह ने आज राज्यपाल अजय कुमार भल्ला से मुलाकात करने के बाद सरकार बनाने का दावा पेश किया। बीजेपी नेता ने 9 अन्य विधायकों के साथ राजभवन में राज्यपाल से मुलाकात की। बीजेपी ने कहा कि 44 विधायक सरकार बनाने के लिए तैयार है। मणिपुर में फरवरी 2024 से राष्ट्रपति शासन लागू है। सेबी की पूर्व प्रमुख माधवीपुरी बुच को आज बड़ी राहत मिली है। आज लोकपाल ने बुच को हिंडनबर्ग मामले में उनके खिलाफ शिकायतों का निपटारा कर दिया। लोकपाल ने कहा कि बुच के खिलाफ जांच के आदेश देने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं है। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा समेत 3 शिकायतकर्ताओं ने पिछले वर्ष हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के आधार पर कथित अनियमितताओं की शिकायत की थी। और 5 जून से दिल्ली से गुरुग्राम के रास्ते में पड़ने वाले भीषण जाम से राहत मिल सकती है। 29 मई से NHAI द्वारका एक्सप्रेसवे टनल और अंडरपास का ट्रायल शुरू करेगा। ये ट्रायल दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच किया जाएगा। इस दौरान 4.5 मीटर से ऊंची गाड़ियों, 2 पहिया, 3 पहिया वाहनों और तेल टैंकरों को एंट्री नहीं मिलेगी। ट्रायल में CCTV, कंट्रोल रूम, इमरजेंसी एग्जिट जैसे हाईटेक फीचर्स हैं। फिक्र में अब आपको पहलगाम लेकर चलते हैं। अच्छी खबर है। अच्छी खबर इस लिहाज से है कि अब पहलगाम में स्थिति सामान्य होती दिख रही है। लेकिन वो खबर क्या है? 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले से पहले यात्रियों की भीड़ जुटी रहती थी, लेकिन हमले के बाद से लेकर आज तक वहां सन्नाटा है, खौफ है। जो लोग कश्मीर घूमने जा रहे थे वो पहलगाम जाने से बच रहे। लिहाजा पहलगाम के स्थानीय लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट है। हालांकि अब उस संकट को दूर करने के लिए पिता और पुत्र की जोड़ी मैदान में है। यह जोड़ी उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला की है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पहलगाम की सड़कों पर साइकिल चला रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और उन्हें भरोसा दे रहे हैं कि बहुत जल्द पहले जैसी चहल पहल लौट आएगी। दूसरी तरफ उनके पिता फारूक अब्दुल्ला पहलगाम में गोल्फ खेलकर लोगों को संदेश दे रहे हैं, अब सब कुछ ठीक है। पहलगाम फिर से पहले जैसा हो रहा है, इसीलिए डरने की बात नहीं है। लेकिन 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकियों ने जो बर्बरता दिखाई, उसकी तस्वीर लोगों के जहन में आतंकियों के निशाने पर हिंदू पर्यटक थे। और अब उन्हीं लोगों को बुलाने के लिए फारूक अब्दुल्ला ने भगवान भोलेनाथ का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हमें पूरा अफसोस है जो हुआ, लेकिन हमने नहीं किया। मैं पूरे वतन के लोगों से कहना चाहता हूं कि आप वापस आइए, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। हम ही नहीं, यहाँ भोलेनाथ भी आपका इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है। ज़्यादा से ज़्यादा आइए और हर तरफ से आइए। उधर CM उमर अब्दुल्ला ने भी लोगों को भरोसा पैदा करने का जो मिशन है वो शुरू कर दिया है। जिस पहलगाम में पाकिस्तान से आए आतंकियों ने 26 लोगों की बड़ी बेरहमी से जान ले ली थी, उसी पहलगाम में कल जम्मू कश्मीर सरकार की कैबिनेट की बैठक हुई। पहला मौका है जब कैबिनेट की बैठक श्रीनगर के बाहर हुई। इतना ही नहीं, उमर अब्दुल्ला ने ऐलान किया कि पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए 26 लोगों की याद में बैसरन में एक स्मारक बनाया जाएगा। इस स्मारक को भव्य, गरिमापूर्ण और सम्मानजनक बनाने के लिए सुझाव मांगे जाएंगे। दरअसल ये सारी कवायद पहलगाम के पर्यटन को फिर से गुलजार करने के लिए की जा रही है, क्योंकि 22 अप्रैल के आतंकी हमले के बाद न सिर्फ पहलगाम बल्कि पूरे कश्मीर के पर्यटन में भारी गिरावट आई थी और इसका सीधा असर वहाँ काम करने वाले लोगों की कमाई पर पड़ा। इसीलिए जम्मू कश्मीर सरकार चाहती है कि वो किसी भी तरह लोगों के मन से डर को निकालकर भरोसा पैदा कर सके। मेरी हुकूमत की तरफ से मुकम्मल ये कोशिश रहेगी कि हम टूरिज्म को यहाँ के हालात से जो है इंसुलेट करें। हम चाहते हैं कि दुनिया जम्मू कश्मीर की टूरिज्म को एक इकोनॉमिक एक्टिविटी के तौर पे देखे, बनिस्बत के किसी और तौर पे। यही है, ये खूबसूरती जो उसने दी है, जिसको हम बेचते हैं और अपनी रोजी रोटी कमाते हैं, इसे बहुत ज़रूरी है। मैं सारे वतन के लोगों से कहना चाहता हूँ, हमें बेहद अफसोस है जो हुआ, मगर हमने नहीं किया। आप जानते हैं किन ने किया। मगर आइए, वापस आइए, हम आपका इंतज़ार कर रहे हैं। हम ही नहीं बल्कि यहाँ पे भोलानाथ है, अमरनाथ जी की यात्रा होने वाली है। ज़्यादा से ज़्यादा आइए, हर तरफ से आइए।
दरअसल अनुच्छेद 370 हटने और कोरोना के खत्म होने के बाद जम्मू कश्मीर में पर्यटन तेजी से बढ़ा था। 2023 में जम्मू कश्मीर में कुल 2 करोड़ 12 लाख पर्यटक पहुंचे थे, जिसमें 55,337 विदेशी पर्यटक थे। 2024 में पर्यटकों की संख्या बढ़कर 2 करोड़ 36 लाख, जिसमें 65,452 विदेशी पर्यटक शामिल थे। जम्मू कश्मीर से पत्थरबाजी खत्म हो गई थी और लोग आतंक के खिलाफ खड़े हो रहे थे। ये बात ना पाकिस्तान को पसंद आ रही थी, ना ही आतंकवादियों को, इसीलिए उन्होंने धन पूछकर 26 पर्यटकों की हत्या कर दी। 2025 की शुरुआत में ही 8,14,000 पर्यटक श्रीनगर के ट्यूलिप गार्डन आए थे। ये नोट करने वाली बात है कि अगर पहलगाम हमला नहीं होता तो अब ये संख्या और ज्यादा बढ़ सकती थी। खैर, जिसके बाद पिछले 1 महीने में जम्मू कश्मीर से पर्यटन खत्म सा हो गया है। पर्यटक दूर हो रहे हैं। हमले के 2 हफ्ते के भीतर जम्मू कश्मीर के पर्यटन क्षेत्र को 1,000 करोड़ से अधिक का नुकसान हुआ है। लगभग 10 लाख से अधिक बुकिंग रद्द की गई है, जिससे होटल, हाउस बोट, टैक्सी सेवाएं, गाइड्स जैसे पर्यटन व्यवसाय प्रभावित हुए। पहलगाम, गुलमर्ग, सोनमर्ग और श्रीनगर जैसे प्रमुख पर्यटन स्थलों में 90 से 95% तक बुकिंग रद्द हो गई है, जिससे स्थान लगभग वीरान हो गए। पर्यटन जम्मू कश्मीर की GSDP में 7 से 8% का योगदान देता है, यानी 18,500 से 21,200 करोड़ रुपए के बीच है। अनंतनाग और बारामूला जिले में 70% से अधिक आबादी पर्यटन पर निर्भर है। अगली खबर न्यायपालिका और उसकी विश्वसनीयता से जुड़ी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा का नाम आपने सुना होगा। भ्रष्टाचार केस में उनका नाम एक बार फिर चर्चा में है। केंद्र सरकार मानसून सत्र में जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी में है। महाभियोग प्रस्ताव पर सरकार विपक्ष को साथ देने जुटी है। सूत्रों के मुताबिक सरकार को इस मुद्दे पर विपक्षी दलों का समर्थन मिलने की पूरी उम्मीद है। जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग चलाने के लिए संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत की जरूरत होगी। सूत्र बता रहे हैं कि पूर्व CJI संजीव खन्ना ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग चलाने की सिफारिश की थी। जस्टिस संजीव खन्ना ने यह चिट्ठी तब भेजी थी जब जांच कमेटी ने उनको दोषी ठहराया था। सूत्रों ने बताया कि इसके बाद संजीव खन्ना ने उनका इस्तीफा मांगा, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। दिल्ली में जस्टिस वर्मा के आधिकारिक आवास से जले हुए नोटों की गड्डियां मिली थी, जिसके बाद उन पर सवाल उठे थे। फिर सुप्रीम कोर्ट ने जांच कमेटी बनाई और कमेटी ने उन्हें दोषी माना था। अब इस्तीफा नहीं देने की सूरत में महाभियोग का विकल्प बचा है। संसद का मानसून सत्र जुलाई के दूसरे पखवाड़े में शुरू होने की संभावना है, जिसमें उनके खिलाफ ये कार्रवाई शुरू की जा सकती है। ये मामला बहुत गंभीर है। किसी भी सिटिंग जज के घर पर यदि पैसे का ढेर मिले, उसमें आग लगी हो, तो प्रश्न न केवल गंभीर है, संवेदनशील भी है और इसकी जानकारी पूर्ण रूप से बाहर आनी चाहिए। ये तो अपेक्षा जो है समाज में रहेगी। समाज में भ्रष्टाचार की बू कहीं से भी है, कार्रवाई होनी चाहिए। मेरे हिसाब से उनके ऊपर FIR दर्ज होनी चाहिए थी। जब रिपोर्ट ने साफ साफ ये कह दिया कि कैश उनके घर में मिला, उस स्टोर रूम पे उन्हीं का कब्जा था, उन्हीं के लोग आते जाते थे, उस पर 2 ताले लगे हुए थे, तालों की चाबियां उन्हीं के पास रहती थी, तो ये जो है एक केस, क्रिमिनल केस बनता है। जो न्याय देने वाला है वही कुर्सी पे बैठा हुआ व्यक्ति यदि इतना मोटा भ्रष्टाचार करे, तो सरकार है, सभी के साथ न्याय समान होगा। कांग्रेस पार्टी शुरू से करप्शन के खिलाफ है उस लड़ाई में, और न्यायालय जो न्याय के एक आस्था का केंद्र है, अगर वही स्वयं अगर उस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगे, तो ये अपेक्षा तो हम ये करते हैं कि उन्हें स्वयं त्याग पर देना चाहिए। Huge amount of money lying in on judges' residence. How to explain that? Who brought all those cash, and how the cash was lying in his residence? So it is a serious matter. In order to restore the credibility for our judiciary, there must be some strong action. आपके मन में यह सवाल होगा कि महाभियोग का नियम क्या कहता है। नियम कहता है कि महाभियोग प्रस्ताव पर विचार करने के लिए लोकसभा में कम से कम 100 सदस्यों और राज्यसभा में कम से कम 50 सदस्यों के जरिए प्रस्ताव पेश करना जरूरी है। महाभियोग के अंतिम चरण को दोनों सदन में 2/3 बहुमत से पारित
किया जाता है। संवैधानिक कोर्ट के जज को सिर्फ 2 आधार भ्रष्टाचार और अक्षमता सिद्ध होने पर ही हटाया जा सकता है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों संवैधानिक कोर्ट मानी जाती हैं। ये अदालतें संवैधानिक मामले को सुनती हैं, उसकी व्याख्या करती हैं। सुप्रीम कोर्ट को संविधान का संरक्षक माना जाता है। लेकिन जब महाभियोग आएगा तो क्या होगा? सबसे पहले राज्यसभा या लोकसभा में महाभियोग का प्रस्ताव पेश होगा। प्रस्ताव मंजूर होने पर जांच के लिए 3 सदस्यों की समिति बनेगी। यह जांच समिति सीजीआई की अगुवाई में बनेगी। इसमें किसी एक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और एक वरिष्ठ न्यायविद भी शामिल होंगे। अगर जांच समिति जज को दोषी पाती है तो उसकी रिपोर्ट सदन में पेश की जाएगी। इसके बाद न्यायाधीश को हटाने पर बहस की प्रक्रिया शुरू होगी। बहस के बाद सदन में 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास करवाया जाएगा। दोनों सदनों से प्रस्ताव पास होने के बाद इसे राष्ट्रपति को भेजा जाएगा, जो जज को हटाने का निर्णय करते हैं। अगर जस्टिस वर्मा मामले में महाभियोग का प्रस्ताव आया तो यह पहली बार नहीं होगा। इससे पहले भी तत्कालीन जज के खिलाफ कुल 5 बार महाभियोग चलाया गया है। सुप्रीम कोर्ट के जज वी रामास्वामी को महाभियोग का सामना करने वाला पहला जज माना जाता है। उनके खिलाफ 1993 में महाभियोग प्रस्ताव लाया गया था, लेकिन यह प्रस्ताव लोकसभा में पास नहीं हो पाया था। वैसे आपको बता दें कि जस्टिस वी रामास्वामी के ससुर वीरास्वामी मद्रास हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे और उनके रिटायरमेंट से सिर्फ 2 महीने पहले उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। यानी ससुर और दामाद दोनों जज थे और दोनों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। दूसरी बार कलकत्ता हाई कोर्ट के जज जस्टिस सौमित्र सेन के खिलाफ 2011 में महाभियोग प्रस्ताव लाया गया। यह प्रस्ताव राज्यसभा से पास हो गया, लेकिन लोकसभा में पेश होने से पहले ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। 2015 में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जज जस्टिस एस.के. गांगले के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया गया था, लेकिन 2017 में जज कमेटी ने उन्हें क्लीन चिट दे दी। 2015 में जस्टिस जे.बी. पारदीवाला के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया गया था। तब वो गुजरात हाई कोर्ट के जज थे, लेकिन राज्यसभा के सभापति ने प्रस्ताव खारिज कर दिया था। 2017 में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना हाई कोर्ट के जज जस्टिस सी.वी. नागार्जुन के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की कोशिश हुई, लेकिन प्रस्ताव आने से पहले ही फेल हो गया क्योंकि राज्यसभा सांसदों ने अपने नाम वापस ले लिए। कुल मिलाकर निष्कर्ष यह है कि भारत में आज तक किसी भी जज को महाभियोग लाकर हटाया नहीं गया है, क्योंकि सारे मामले में या तो कार्रवाई कभी पूरी नहीं हो सकी, या तो प्रस्ताव को बहुमत नहीं मिला, या फिर जजों ने उससे पहले ही अपना पद छोड़ दिया था। हमने इस मुद्दे पर लोकसभा के पूर्व महासचिव पीडीटी आचार्य से बातचीत की। उन्होंने क्या कहा, आइए देखते हैं। ये पार्लियामेंट से इम्पीचमेंट होगा तो वहां क्या चाहिए होगा सर? कितना चाहिए लोकसभा में, राज्यसभा में, उसके बाद सीधा पास करने के लिए? नहीं, उसमें सबसे पहले जो मोशन दिया जाता है, जो प्रस्ताव दिया जाता है, लोकसभा में प्रस्ताव में 100 लोगों का सिग्नेचर चाहिए और राज्यसभा में 50 लोगों का। मान लो लोकसभा में दिया है तो उसमें लोकसभा का जो स्पीकर है वो देखेंगे इसमें कोई तथ्य है या नहीं है। स्पीकर या चेयरमैन, उनके पास पावर है कि इसको रिजेक्ट करने का। एक इंक्वायरी कमेटी की नियुक्ति करते हैं जी। उसमें सुप्रीम कोर्ट का एक जज होना चाहिए, हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस में एक होना चाहिए। फिर वो कमेटी इसलिए बढ़ाई जाती है इसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए।